एक बार फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है और जम्मू कश्मीर में हाल के महीनों की शांति के बीच एक बार फिर अशांति की आहट सुनाई दे रही है। यानी कि नई खुफिया रिपोर्टों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। 6 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद एक नए समन्वित आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सहयोग से ये आतंकी संगठन फिर से कश्मीर में घुसपैठ, ड्रोन से हथियार गिराने और स्थानीय नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिशों में जुटा हुआ है। हाल ही में आतंकी संगठनों के साथ पाक सेना और आईएसआई के अधिकारियों ने मीटिंग की। इस मीटिंग में लश्कर-ए जैश, हिजबुल जैसे आतंकी संगठन शामिल हुए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम्स, जिनमें पूर्व एसएसजी कमांडो और प्रशिक्षित आतंकी शामिल है, और फिर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में तैनात कर दिए गए हैं और इससे संकेत मिलता है कि पाकिस्तान सीमा पर छोटे लेकिन घातक हमलों की योजना बनाई जा रही है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान के जो पाले पोसे आतंकी हैं वो किस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक कैसे नई साजिश रच रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, पाक में नापाक साजिश की तैयारी लगातार हो रही है और पीओके में आतंकियों के साथ आईएसआई की बैठक भी हुई, जिसमें मुजफ्फराबाद और भवर में 2 अहम बैठकें हुई है। पाक सेना और आईएसआई के अधिकारी इसमें शामिल हुए। आईएसआई और मुनीर सेना के अफसर भी इसमें शामिल हुए। लश्कर, जैश, हिजबुल आतंकी संगठनों के साथ बैठक हुई है। हथियारों की तस्करी, घुसपैठ की प्लानिंग, सुरक्षा बलों पर हमले की योजना तैयार की गई है और बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बल अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान के अंदर लगातार देखिए बौखलाहट तो देखने को मिल ही रही है और उसी का नतीजा है कि बॉर्डर्स पर घुसपैठ करने की कोशिश, और दूसरी तरफ आतंकी संगठनों के साथ ये जो बैठक हो रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान जानता है जो उसके अंदरूनी हालात हैं वो एक दिन उसे बिखरने पर मजबूर कर देंगे और अगर उस चीज से बचना है तो कहीं ना कहीं भारत में जो है वो कहीं कुछ ना कुछ हलचल जो है वो करनी जरूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस तरह के प्रयास कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद, खासतौर पे अगर आप देखें जो जानकारियां हैं कि सरहद पार एलओसी की दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकियों को शरण दे रहा है और ना ही शरण दे रहा है बल्कि इसमें आईएसआई की मीटिंग हुई है और आतंकी संगठन जो जैश है, लश्कर है, इनके साथ मिलकर जो है ये जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हमलों को तेज करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। चाहे वो बैट एक्शन हो बॉर्डर पर, जो एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान के करते हैं, या फिर आतंकियों के साथ मिलकर, या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराकर यहां पर किसी हमले को अंजाम देना हो, तो यकीनन जिस तरह की साजिशें पाकिस्तान रच रहा है वो साफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की मंशा जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर भारत में जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। मगर भारत की तरफ से बार बार साफ किया गया है कि अगर पाकिस्तान सुधरा नहीं और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां देंगी और उसका मतलब यहाँ पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका मतलब सीधे तौर पर जंग माना जाएगा। और पाकिस्तान इसका हश्र बेखूबी जानता है, बाखूबी जानता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरा सवाल यही होगा, पीओके में एक नई साजिश रची जा रही है, यानी कि आईएसआई के साथ ये जो बैठक हुई है इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या साजिश और क्या प्लानिंग हो रही होगी पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल, जैसा कि आपके संवाददाता उन्होंने बताया अजय जी ना, हम्म। कि वो घुसपैठ की तैयारी कर रहे होंगे निश्चित रूप हम्म। से, क्योंकि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात है हम्म। वो बहुत ही स्टेबल नहीं है और जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो हम्म। भारत की तरफ एक मोर्चा खोलना चाहते हैं। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में यह इतना आसान नहीं रह गया है और उन्होंने भारत का अल्टरनेटिव अफगानिस्तान में ढूंढने की कोशिश की कि जैसे भारत से उलझकर वहां की जनता का ध्यान भटकाया जा सकता था। हम्म। अफगानिस्तान पे उन्होंने एयर स्ट्राइक करके यही जताने की कोशिश की। पर अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये जो सारी नीतियां हैं जो पूरी ही
स्वार्थ पर आधारित है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसका कोई बहुत ज्यादा लंबा अस्तित्व नहीं है। और पाकिस्तान नई नई चीजें सोच रहा है ताकि पाकिस्तान के खासकर हुक्मरान हैं, और वो भी फौजी हुक्मरान हैं, वो लंबे समय तक सत्ता में बने रह सके और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके और आवाम को बेवकूफ बनाकर पाकिस्तान की जनता को गरीबी की हालात में ही जीने पे मजबूर करें। जी। और हमारे साथ चर्चा में कर्नल टीपी त्यागी भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में सर, आपका भी। अब देखिए, साजिश रची जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मची है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान भी इसे भली भांति जानता है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी सबक ना लेते हुए एक बार फिर से जो साजिश रची जा रही है, जो बैठकें लगातार आतंकी संगठनों के साथ हो रही है, इसे क्या समझा जाए देखकर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रतिष्ठित चैनल पर और बड़े सम्मानित को पैनलिस्ट के साथ हमें बुलाया। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान साजिश रच रहा है। आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ पीओके में बैठक की है। और वो बैठक में उन्होंने नए काम किए हैं रिन्यूअल करने के, यानी कि सबसे पहले तो जो उनका एक यूनिट कमांडर मोहम्मद शमशेर है, उसने ड्रोन से रेकी की है। किस लिए? ताकि वो एलओसी में जो गैप थे उनका पता लगा ले। दूसरा, जो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जिसमें आतंकी भी हैं और फौजी भी हैं, उसको रीडिप्लॉय किया गया है। और तीसरा, 6 महीने हो गए मई में जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तो ये आतंकी लोग सब चुपचाप पड़े हुए थे। अब इनको जागृत करने के लिए इन्हें मंथली इंस्टॉलमेंट पैसे देने शुरू किए। ये पाकिस्तान ने किया है। अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी यही करते। सवाल हमें ये नहीं है नैरेटिव के पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। हिंदुस्तान को इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हम वो एक्शन पहले जैसा एक्शन ले तो वही होगा कि वो आतंकी भेजेंगे, उनके 2 आतंकी आएंगे, यहाँ पे हमारा भी एक आध मारा जाएगा और उसमें कई दिन लगेंगे, जॉइंट ऑपरेशन होगा। ये वाला जो नैरेटिव है ये चेंज होना चाहिए। हम अब तक अगर विजय पाते भी रहे हैं तो वो नंबरों के आधार पर पाए हैं, टैक्टिक्स के आधार पर नहीं पाए हैं। मैं सिर्फ 2 बात बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जब भी कोई इस किस्म की ऑपरेशन होती है तो हम उसके खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, जिसमें आर्मी और जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस तीनों शामिल होते हैं। आर्मी का जवान कहता है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, पैरामिलिट्री का जवान कहता है मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता हूँ, पुलिस वाला कहता है मैं JNK एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ। यानी कि उनमें तालमेल नहीं हो पाती, इसीलिए वो ज्वाइंट ऑपरेशन कई कई दिन चलती हैं, अक्सर बेनतीजा लौट जाती हैं। फौज का एक सिंपल सिद्धांत है कि ऑपरेशन कोई भी हो, कमांडर एक होना चाहिए। यानी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कि हमारा यूनिफाइड कमांड होना चाहिए अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा ना रहा होता तो क्या आवश्यकता थी कि हम ऑपरेशन त्रिशूल के अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों का एक ऑपरेशन करें? और वो भी इसलिए क्योंकि हमें थिएटर कमांड बनानी है। और थिएटर कमांड इसलिए कि उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही यूनिट के अंदर रहे। सो इट इज द इंटीग्रेशन विच मैटर्स। इसमें पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा, वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हें बदला जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, बल्कि इसलिए कि कश्मीर उत्तर प्रदेश नहीं है। कश्मीर के अंदर ये करीब करीब हमारी 1/3 फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक फौजी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जहां आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो, एक रात रहने का भी तजुर्बा नहीं, वो सिपाहियों की मनोवृत्ति को नहीं समझ सकता। इसलिए आवश्यकता है कि वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बदला जाए, फौजी वहां पे रखा जाए। दैट्स ऑल, बैक टू यू। बिल्कुल। लेकिन अरविंद सिंह तेजावर जी, देखिए, पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं, यानी कि घर के अंदर ही आपकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। और आप
अलग प्लानिंग पीओके में कर रहे हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि पीओके में किस तरीके से वहां की जो जेनजी है सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, और आप भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। भले ही भारत के खिलाफ साजिश रच ली जाएगी, लेकिन क्या जो अंदर हालात बने हुए हैं, जो वहां की आवाम लगातार विद्रोह कर रही है, कि क्या उससे बच पाएगी वहां की सरकार और सेना? पुनीता जी, बिल्कुल नहीं बच पाएगी। और आपका जो कंसर्न है वो मैं समझ सकता हूँ, और बात सच भी है। बात यह है कि कितने लंबे समय तक वो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं अपनी आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। और जैसा हम्म। कि जो अलग अलग मल्टीपल जो नेशनल टेलीविजन हैं भारत के, उन पे बहुत सारे पैनलिस्ट जब श्रीलंका में पहला विद्रोह हुआ था तभी उन्होंने कहा था कि ये केवल एक शुरुआत है, और पूरा दक्षिण एशिया असंतोष से सुलग रहा है। और उसके बाद में वो बातें सच भी साबित हुई। हमने देखा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, और नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, और जी। यकीन मानिए पाकिस्तान भी बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। हम्म। और इसके कुछ कुछ संकेत मिल भी गए थे जब इमरान खान साहब के नेतृत्व में कुछ ये आंदोलन हुए थे, और लोगों ने वहां पे बैरिकेड्स तोड़कर, या जो वहां के आंदोलनकारियों को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए जो तमाम ड्रम्स वगैरह लगा के उनको रोका गया। हम्म। वहां के लोगों ने, जो फौजी हुक्मरान हैं, जी। उनके घरों पे जो हमले किए, ये तमाम चीजें ये बताती है कि पाकिस्तान में असंतोष है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो सुलग रहा है। भले ही वहां पे फंडामेंटलिस्ट हैं, पर बावजूद उसके उनमें असंतोष है, और फंडामेंटलिज्म वहीं पनपता है जहाँ पे हम्म। डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। पूरा का पूरा जो बलूचिस्तान है वो सुलग रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पर हम्म। ये सारे फौजी हुक्मरान हैं, उनको ना तो पॉलिसी बनाने के बारे में कुछ पता है, ना उनको पता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, और विदेश मामलों के बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है। इसलिए अमेरिका की गोद में जाकर ये लोग बैठ जाते हैं। एम्बेसी चलाने वाले, वहाँ के बिजनेस हाउसेस चलाने वाले, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े कमीशंस चलाने वाले, वो सारे के सारे फौजी हुक्मरान हैं। अगर सारे के सारे फौजी हुक्मरान होंगे जिनकी ट्रेनिंग गोलियां चलाने की है, जिनकी ट्रेनिंग अलग तरीके की है, डिफेंस को लेकर जिनकी एक्सपर्टाइज है, उनको पता है कि फाइटर प्लेन कैसे उड़ाया जाता है, जब वो देश को चलाने लगते हैं जी। तो मुश्किल होना वाजबी है, क्योंकि उनकी उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसमें अनुभव नहीं है। हम्म। और यही कारण है कि भारत ने लगातार यहाँ के जो एकेडमिशियंस की मदद से हमने हरित क्रांति, संचार क्रांति, और तमाम हम एक तरीके से जो हम अंतरिक्ष क्रांति भी हुई हमारे यहाँ पे, और सैम हम्म। पित्रोदा, या चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, या तमाम जो वर्गीस कुरियन, या MS श्रीनाथन है वगैरह, ये स्वामीनाथन, ये तमाम लोगों ने भारत को एक पॉलिसी दी और भारत आगे बढ़ा। हम्म। पाकिस्तान में वह सब नहीं है, और पाकिस्तान में केवल और केवल वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पर एरिस्टोक्रेसी है। वहां के जो हुक्मरान है वो अपने घर पढ़ रहे हैं, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और विदेशों की गोद में बैठे हुए हैं। पहले अमेरिका का एलाई था पाकिस्तान, और अभी भी वह चीन या अमेरिका में अपनी शरण की गुंजाइश ढूंढ रहा है। तो ऐसे में तो किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। सार्क जैसे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हम्म। पाकिस्तान की हर धर्मिता के कारण वो बर्बाद हो गए। और पूरा ये जो रीजन जो डेवलप कर सकता था, पाकिस्तान के इन्हीं हुक्मरानों के कारण एक तरीके का, हम्म। खास तरीके का जो नहीं, असंतोष है पाकिस्तान ने तो कभी वह पनप विकास रहा की है। ओर तो एक ध्यान लंबी दिया चीज ही है नहीं है पूरी। ना सर, क्योंकि अगर ध्यान दिया जाता तो शायद आज जो स्थिति बनी हुई है खाने पीने को लेकर, ये नौबत नहीं आती और वहां की आवाम सड़कों पर नहीं आज नजर आती। कर्नल टीपी त्यागी सर, जरा आप ये समझाइए, क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कई बार पाकिस्तान को चेतावनी दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री भी बार बार देखिए पाकिस्तान को सचेत और हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हिमाकत कोई की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो क्या इसका डर भी हम समझ सकते हैं पाकिस्तान की सेना के अंदर नजर आ रही है, और यही वजह है कि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है? यकीनन यकीनन पाकिस्तान को में डर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिए गए 2 बयानों का। एक तो ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, इस बात का कि अब अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक का वेट नहीं करेंगे, क्विक स्ट्राइक करेंगे। दूसरा, इस बात का कि अब स्ट्राइक करते समय आतंकियों में और आतंकियों के सपोर्टर यानी कि ISR और सरकार, उनमें फर्क नहीं माना जाएगा।
यानी कि उनको भी आतंकी समझा जाएगा। डर तो ये है। और दूसरी बात ये है, मैं 2 मिनट के लिए विदेश मामलों के जानकार का रोल अख्तियार करता हूँ। जी। पाकिस्तान इस समय जरूरत है उसे पैसे की। पैसा उसे अमेरिका कैसे दे? उसके यहाँ तो खुद ही शटडाउन लगा हुआ है। और अगर शटडाउन ना भी लगा हुआ होता तो वो उसे क्यों दे? वो तब देता जब पाकिस्तान उसकी बगराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उसे लेने में मदद करता। अब उसे आवश्यकता ही नहीं है उसकी मदद की, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान देखते ही रह जाएं और वो बगराम बेस हिंदुस्तान के पास आ जाए, क्योंकि जी। आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान में बेहतरीन काम कर रहा है। बचा चाइना। चाइना भी उसे मदद क्यों दे? क्योंकि चाइना ये कहता है कि भी तुम तो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हो, ड्यूअल करेक्टर है। और चाइना ने भी मना कर दिया है, क्योंकि आपको कुछ मदद करना नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन रिटर्नेबल है। तो हम्म। अब पाकिस्तान की हालत बुरी तरह से, इकोनॉमिक हालत पहले ही खराब थी, अब हम्म। इतनी खराब हो गई कि वहां के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर क्या नाम फ्लाइंग सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया और लिया जा पीआईए की जो उड़ाने हैं वो सब रद्द कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कुछ नहीं बचता तो एक लास्ट हथियार बचता है कि मैं अपनी आवाम का ध्यान कैसे भटकाऊं, लिहाजा बॉर्डर के ऊपर कुछ हरकत करूं। तो ये जो वो कर रहा है वो मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। वो हम्म। ये क्या कर रहा है, मगर मरना उसे है ही। हम तो ये चाहते हैं कि जितने दिन जिंदा रहे अच्छा रहे, हमारी दुआ उसके साथ है। बिल्कुल। कि हैरानी की बात यह भी है ना कि नुकसान इतना हुआ, अब लगातार देखिए जवाब भी दिया जा रहा है पाकिस्तान को, और आतंकी संगठनों को भी किस तरीके से देखिए आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान संभलने को और समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें एक और सवाल मेरा ये होगा कि जो तैयारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, जो बैठक हो रही है, उसके बाद काउंटर स्ट्रैटेजी भारत की क्या हो सकती है सर? भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी में आ रही हूँ सर, मैं आपने आपके पास मेरे भी आ रही हूँ जी। मेरे हाँ, भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी में मैंने 2 पॉइंट बताए। ऐसा नहीं है कि जो सरकार सोचती है वही सही है। हमारी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कलेक्टिव विजडम भी मायने रखती है। और मैंने तो लड़ाई लड़ी है। मैं 1971 की लड़ाई का वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जब मौत सामने हो तो आदमी जिस तरह से बिहेव करता है उसे कागजों में नहीं लिखा जा सकता। लिहाजा ये सोच के मैंने अपनी हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी के बारे में 2 सुझाव आपको दिए। पहला तो ये दिया कि ये जो कमांडर है यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए, जॉइंट ऑपरेशन ऑफ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस। दिस शुड कम अंडर वन कमांडर, नॉट 3 कमांडर्स। रीजंस हजारों है, लेकिन ये निष्कर्ष है। और दूसरा ये कि वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो फौजी होना चाहिए। अगर आप ये 2 काम करें तो आपको 6 महीने के अंदर, बल्कि 3 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएंगे। और स्ट्रेटेजी में, काउंटर स्ट्रेटेजी में 2 और पॉइंट बताता हूँ। जी। जितने ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम रैकी करने हैं, शमशेर मोहम्मद ने रैकी की है ड्रोन से, ये बॉर्डर पे गैप ढूंढ रहे हैं, वहां से आते हैं आतंकी। मैं कहता हूँ कि 60,000 सिपाही भरी जवानी में हिंदुस्तान में हर साल रिटायर होते हैं। उनमें से जो कुछ को वहां पे थोड़ी बहुत जमीन देके बॉर्डर इलाके पे बसा दिया जाए, और अगर पूर्व सैनिक वहां बच जाता है जो कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक है, मजाल है कि उनके बसने के बाद कोई आतंकी या कोई ड्रग स्मगलर घुसपैठ कर पाए, यानी कि ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट ये कि अब हमें अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले नहीं थी हमारे पास। आज हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर है। आज हमारे